हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे कि कहे थे मिलेंगे, आज फिर भी मिले हैं। और वो है, आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट, जो कि परिवहन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो है, परिवहन क्या होती है, परिवहन का मतलब क्या होता है और परिवहन किसमें होती है, तो आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि परिवहन क्या होती है और ये किसमें होती है, आखिर ये परिवहन का काम क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिवहन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, जैसे कि साधारण भाषा में आप लोग भी सुनते होंगे कि ट्रांसपोर्ट मतलब क्या। ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई पदार्थ को ले जाना। अब मान लीजिए कि आप लोग कोई सामान खरीदेंगे, चाहे वह गिट्टी हो, चाहे बालू हो, चाहे कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वह जहाँ से हम खरीदते हैं अपने घर तक लाते हैं, तो वही क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट जंतुओं में भी होता है और पादप में भी होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट, परिवहन जो होता है वह जो होती है पौधों में भी होती है और जंतु में भी होती है। दोनों में परिवहन होती है, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पौधा हो, दोनों में परिवहन होता है। और परिवहन का मतलब क्या होती है, तो परिवहन का मतलब हुआ कि उपयोगी पदार्थ जो है पौधा में भी ज़रूरत है और जीव जंतु में भी ज़रूरत है। तो ये क्या होगा कि दोनों के शरीर में जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर उस अंग तक उस पदार्थ को नहीं ले जाएगा और या नहीं पहुंचाया जाएगा तो वह अंग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जंतु में परिवहन और पौधे में परिवहन। तो जंतु में परिवहन हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। तो देखो, जंतु में परिवहन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जंतु में परिवहन हम जो है पहले पढ़ेंगे रक्त परिवहन तंत्र, यानी रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और रक्त में जो होता है, अब हम उसके भी दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे और ठोस कण, यानी प्लाज्मा में अब क्या होती है, प्लाज्मा का क्या काम होती है। तो प्लाज्मा में अभी हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ के बारे में, जैसे प्लाज्मा में जो है प्रोटीन्स होती है, विभिन्न प्रकार के ग्लूकोज होती है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जल होती है, सीरम को जानेंगे। और ठोस कण में जो होता है, ठोस कण यानी कि रक्त की जो तरल भाग होगा वो प्लाज्मा कहलाएगी और ठोस भाग क्या कहलाएगा कि इसमें तीन कैटेगरी हो जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इस इतने के बारे में हम जानेंगे, ये सब को हम अच्छे तरह से जानेंगे कि ये सब आखिर होती क्या है। और पौधे में बात करें तो पौधे में हम संवहन बंडल के बारे में जानेंगे कि संवहन बंडल क्या होती है। और संवहन बंडल में हम दो तरह के जो उत्तक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जाइलम उत्तक और एक पढ़ेंगे फ्लोएम उत्तक। और जाइलम का क्या काम होगा और फ्लोएम का क्या काम होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर से देख लो, हम पहले हम जंतु में परिवहन जानेंगे, उसके बाद पौधों में परिवहन जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो है रक्त में परिवहन तंत्र को जान लेते हैं। और उससे पहले हम परिवहन का डिफिनीशन बता देते हैं। तो परिवहन का क्या है, तो शरीर में उपयोगी पदार्थ उनके मूल स्रोत जहाँ से उसको चाहिए वहाँ से ग्रहण करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाना, और वहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उस अपशिष्ट पदार्थ को उस गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहलाएगा, परिवहन। जैसे कि श्वसन में वायुमंडल से CO2 गैस, मतलब वायुमंडल से जो है गैस खींचेंगे, ऑक्सीजन जो है लिए और वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पहुंचाने के बाद वहाँ से क्या होगा कि पूरे शरीर में ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन, और तोड़ने के बाद उससे क्या बनेगा, CO2 गैस। और CO2 को क्या करेगा, पुनः ऑक्सीजन जो है पुनः रक्त में मिलाने के बाद वह जो है फेफड़ा में पहुंचाया जाएगा और फेफड़ा से पुनः क्या होगा, बाहर आएगा। तो ये पूरे जो प्रोसेस वही हुआ परिवहन।
ठीक है, वही क्या हुआ, परिवहन, यानी कि उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से, जैसे वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिए शरीर की कोशिका तक पहुंचाए और वहाँ से CO2 बना और उस CO2 को पुनः जो है कहाँ ले गए, फेफड़ा में, और फेफड़ा में ले जाने के बाद फेफड़ा से उसको क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो ये जो पूरे प्रोसेस हुआ वही परिवहन हुआ, यानी कि उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोत से ग्रहण करके अनुपयोगी या अपशिष्ट पदार्थों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे। और दोनों परिवहन, जंतु में भी परिवहन और पौधा में भी परिवहन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इतना तक आप देख लीजिए और छाप लीजिए कॉपी पर। तो आप लोग छाप लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं और फिर अपना जो है एक एक करके जानेंगे कि क्या होती है आखिर। चलिए, हम जो है इनको मिटा दिए। अब जो है परिवहन में, जैसा कि हम कहे रक्त परिवहन तंत्र को पहले जानेंगे कि रक्त परिवहन तंत्र आखिर किसको बोलेंगे। तो रक्त परिवहन तंत्र में रुधिर, हृदय, और रक्त वाहिनी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि रक्त परिवहन तंत्र क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, तो उसमें 3 चीज़ आता है, एक रुधिर, एक हृदय और एक रुधिर वाहिनी। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलेंगे, रक्त परिवहन तंत्र। अब रुधिर में RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा। हृदय के बारे में आप लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो होता है वक्ष गुहा में हृदय अवस्थित होती है और इनके 4 भाग होते हैं। हृदय के बारे में भी हम डीपली जानेंगे कि हृदय कैसे काम करते हैं, इनका संरचना कैसा होती है, या किधर घुमा रहता है, किधर झुका रहता है ना। इनमें जो होता है बहुत सारे जो होता है, उसकी धड़कन होता है, उसकी रक्तचाप होती है ना। तो ये सब को हम जानेंगे, बहुत अच्छा से जानेंगे कि हृदय सिकुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसके बाद फैलेगा तो उसको क्या बोलेंगे ना। और रक्त वाहिनी जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे बच्चे में ही, रक्त वाहिनी 2 तरह का होता है, धमनी और शिरा। यानी इस तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे, रक्त परिवहन तंत्र। किसको, तो रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनी, इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलेंगे, रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, तो रक्त परिवहन तंत्र में जो है हम इन तीनों को शामिल किए हैं, रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनी। अब जो है रुधिर में हम पढ़ेंगे कि रुधिर जो होता है किस तरह का उत्तक होता है। आपसे कोई पूछ दे कि रुधिर जो होता है किस तरह का उत्तक होता है, तो यह तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि ये रक्त तरल संयोजी उत्तक आखिर क्या है। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक, तो तरल संयोजी उत्तक में क्या होता है, तरल मतलब होता है कि जैसे पानी हुआ, क्या हुआ, तरल। संयोजी मतलब जोड़ना, और उत्तक आप लोग पढ़े होंगे संयोजी उत्तक के बारे में। उत्तक जो होता है जंतु में 4 तरह का होती है। उसके बाद जो उपकला उत्तक होता है ना, संयोजी उत्तक होती है, तंत्रिका उत्तक होती है, और उसके बाद कंकाल उत्तक होती है। तो 4 तरह की उत्तक होती है, और उसमें जो होता है संयोजी उत्तक का काम क्या होता है कि जोड़ना, यानी शरीर में कोई भाग जो होता है कट जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो सबको जोड़ने का काम क्या होता है, संयोजी उत्तक। तो रक्त भी एक तरह से संयोजी उत्तक है। वो क्या करता है कि शरीर में जो होता है किसी भी अंग, जैसे कि ब्लड प्रवाहित हो रही है, तो उस समय कोई चीज़ अगर उसको टूटा फूटा मिल जाता है तो उसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक। और यहाँ से जान लो आप लोग कि रक्त जो pH मान होता है, pH मान ये जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा के लिए कि रुधिर का जो होता है pH मान कितना होता है,
7.4 होता है। अब जैसे कि 7.4 होगा तो यह जो होता है किस प्रकृति का होगा, तो यह जो है क्षारीय प्रकृति की होगी। यानी हमारे जो ब्लड है वह किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इस रुधिर में हम जो है रुधिर का पीएच मान जान गए, यह क्षारीय प्रकृति की होती है। रक्त जो है संयोजी ऊतक का काम करती है ना। तो अब रक्त में जो रुधिर में जो होता है दो तरह का अब भाग कर दिए थे, एक प्लाज्मा वाले भाग अलग कर दिए थे और रुधिर में जो है ठोस कण को अलग कर दिए थे। तो हम पहले प्लाज्मा को जानते हैं कि प्लाज्मा आखिर क्या होती है। देखो प्लाज्मा, ये जो होता है ब्लड का, पूरे ब्लड का अगर आयतन के हिसाब से कहे तो यह जो होता है 55% होता है। यानी पूरे शरीर में जितना ब्लड है उसको आयतन के हिसाब से कहे तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा, प्लाज्मा 55% हो जाता है। जैसे कि आपको बता दिए कि प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है, 90% जल होती है, 0.18 जो ग्लूकोज होती है। तो उसमें जो होता है प्रोटीन जो होती है, इस प्रोटीन को कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पूछ लेगा प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, तो बोलिएगा कि प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को क्या चीज़, प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, क्या बोलिएगा कि प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन। अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन होती है, तो जैसे कि देख लो हिपेरिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के कारण ही ब्लड, यहाँ पर हिपेरिन का काम है कि ये ब्लड को थक्का होने के लिए नहीं देगा, और फाइब्रिनोजेन के काम है कि यह जो है थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की प्रोटीन का काम है कि यह ब्लड को थक्का बनने के लिए देगी। और जब जो होता है कि ब्लड का प्रवाहित होता है धमनी और शिरा से, तो वहाँ पर फैलाने और सिकुड़ाने का भी काम क्या होता है कि प्रोटीन का ही होता है। जैसे कि जब ये सिकुड़ेगा तो सीरोटिन नामक प्रोटीन होता है, सीरोटिन प्रोटीन। यानी कि कहेगा कि जब रक्त वाहिनी शरीर में प्रवाहित हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि एक तरह से नस है, ठीक है, और नस में क्या होगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि ब्लड कैसे भागेगा, तो एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, ठीक है, एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा। तो यहाँ पर जो सिकुड़ रहा है, यहाँ पर जो फैल रहा है, तो फैलाने का काम जो है ये हिपेरिन करता है। ठीक है, फैलाने का कौन काम करता है, हिपेरिन। और जो सिकुड़ती है, यहाँ पर सिकुड़ रहा है, तो इसको कहते हैं सीरोटोनिन प्रोटीन। ठीक है, सीरोटिन प्रोटीन, याद रखना, सीरोटोनिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है, इसको सिकुड़ने में काम करता है, और हिपेरिन जो होता है उसको क्या करता है, फैलाने के काम करती है। और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जो होता है फैलती है, सिकुड़ती है, और ब्लड इसके कारण क्या होता है, आगे भागती है। तो ये जो है प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन हुआ, तो उसको बोले प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे हिपेरिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन हो गया, ये सब जो है प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन है। समझ रहे हो, आखिर आप लोग समझ रहे हो ना कि प्रोटीन्स क्या होती है। अब जो है इसमें जो होता है क्या होता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर प्लाज्मा से बाहर कर दिया जाता है, मतलब अगर इस प्रोटीन को इस प्लाज्मा से अलग कर दिया जाएगा, तो जो बाकी बच जाएगा उसको बोलेंगे सीरम। उसको क्या बोलेंगे, सीरम। यानी शॉर्ट में कहे तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाएगा। यानी कि क्या होगा, जब रक्त का थक्का होगा, और जब रक्त का थक्का बनने लगेगी तो क्या होगा कि प्लाज्मा से क्या होगा, ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है अलग हो जाएगी।
ठीक है, यानी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन क्या होगा, अलग हो जाएगी, और अलग हो जाने के बाद वो जो शेष प्लाज्मा होता है उसको क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। क्या बोल दिए, सीरम बोल दिए। तो इसमें जो है हम प्लाज्मा के बारे में जान गए कि प्लाज्मा आखिर क्या होती है। तो प्लाज्मा जो होता है, एक जो होता है आयतन के हिसाब से 55% होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, इसमें जो प्रोटीन मौजूद होता है उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा प्रोटीन में जो होता है हिपेरिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है। और हिपेरिन का काम हुआ ब्लड को थक्का नहीं बनने के लिए देगा, और हिपेरिन ही ब्लड को थक्का भी बनाएगा। जब ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तब जो है यह जो है ब्लड को थक्का बनाने का काम करेगा। तो इतना जो है हम जान गए प्लाज्मा के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर अगले वीडियो में हम जो है ठोस कण यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।